नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आइए आज भारत के अपवाह तंत्र और उसके प्रतिरूपों के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये श्रृंखला आपको अच्छा लगे तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली अनेक नदियाँ भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों और अपने सहायक नदियों के साथ एक तांत्रिक के रूप में बहती हैं। तांत्रिक के रूप में बहती हैं, जिसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र कहते हैं जैसे एक नदी है, उसमें कई सारी नदियाँ आकर सहायक नदियों में भी सहायक नदियाँ मिलती है और ये एक पैटर्न के रूप में बहती हैं। जो धरातल पर एक आकार या पैटर्न बनता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ये अपवाह तंत्र हो गया और ये उसका अपवाह प्रतिरूप हो गया। कैसा पैटर्न बनाती हैं धरातल पर, ये प्रतिरूप हो गया और ये उसका अपवाह तंत्र हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। भारत के अपवाह तंत्र के वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें अक्रमवर्ती, डिस्कॉर्डेंट और कॉन्सिक्वेंट प्रकार की तंत्र होते हैं, जिसमें पूर्ववर्ती तंत्र और अनुवर्ती तंत्र, परवर्ती तंत्र, नवानुवर्ती तंत्र तथा प्रत्यानुवर्ती तंत्र कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। पूर्ववर्ती तंत्र, एंटीसीडेंट सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। इस तंत्र के अंतर्गत नदी घाटी का विकास पहले ही हो जाता है और पर्वत का विकास बाद में होता है, और यह अपने अपवाह मार्ग को बनाए रखने के लिए नदियाँ पर्वतों को काटकर भी आकार का शेप बनाते हुए गॉर्ज का निर्माण करती हैं। जैसे हिमालय के क्षेत्र की नदियाँ, जैसे सिंधु, सतलज, ये सब नदियाँ हैं। सिंधु, सतलज, ये सब नदियाँ पूर्ववर्ती तंत्र के प्रकार में आते हैं और इनका नदी घाटी का विकास बहुत पहले हुआ है और इन पर्वतों का जो विकास है वो बाद में हुआ है। दूसरा है अनुवर्ती नदियाँ। अनुवर्ती तंत्र की नदियाँ ये ढाल का अनुसरण करती हैं। इससे साबित होता है कि इस अनुवर्ती तंत्र की नदियों में स्थलाकृति का विकास पहले ही हो जाता है और नदियों का विकास बाद में होता है, और ये नदियाँ स्थलाकृतिक ढाल के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती हैं। जिस प्रकार ढलान होगा, उसी अनुसार ये नदियाँ प्रवाहित होंगी। और जैसे इसके अंतर्गत भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ आती हैं, जिनका स्थलाकृति का विकास पहले हो गया है और नदियों का विकास बाद में हुआ है। अब नदियों के सहायक नदियों के संबंध के बारे में जानेंगे। जैसे परवर्ती नदियां हैं, जिसे हम अंग्रेजी में सबसिक्वेंट नदी बोलते हैं, और ये नदियाँ मुख्य नदी की सहायक नदी होती है। और यह पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती दोनों प्रकार की हो सकती हैं। पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती दोनों प्रकार की हो सकती हैं, और यह परस्पर लगभग मुख्य नदी से 90 डिग्री के समकोण पर आकर ये नदियाँ मिलती हैं, और ये अक्सर रीज तथा पहाड़ियों का अनुसरण करती हैं। जैसे रीवा पठार की सोन नदी है, इसके अंतर्गत सोन नदी आती है। अब नवानुवर्ती नदियों के बारे में जानेंगे, जिसको हम रिसिक्वेंट नदी के नाम से भी जानते हैं, और यह मुख्य नदियों के समानांतर एवं उसी दिशा में, जैसे नदी इस दिशा में जा रही है तो सहायक नदी भी उसी दिशा में उसके पैरेलल जाती है, और इसके कोई सहायक नदी से आकर इसमें मिल जाती है। यह नवानुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं।
अब बात करेंगे ऑब्सिक्वेंट नदियों के बारे में, जो जिसे हम प्रत्यानुवर्ती नदियाँ कहते हैं। और इसकी खास बात है कि यह मुख्य नदी के विपरीत दिशा में बहती है और लगभग उसके पैरेलल। जैसे ये मुख्य नदी है तो ये नदियाँ इसके पैरेलल में, लेकिन इसके विपरीत ये नदी ऐसे बह रही है तो इसके विपरीत में ये प्रत्यानुवर्ती नदियाँ बहती हैं। ये मुख्य नदी हो गई, इसमें जो समकोण पर आकर मिल रही है ये सब सीक्वेंट नदी हो गई। और इसके पैरेलल में जो बहती है और उसी दिशा में वो नवानुवर्ती रिसीक्वेंट नदी हो गई। और इसी के पैरेलल में इसके ठीक विपरीत जो नदी बहेगी उसे हम प्रत्यानुवर्ती या ऑब्सिक्वेंट नदी बोलेंगे। अब नदियों के अपवाह प्रतिरूप, उसके पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाते हैं, जैसे ये हो गया। विभिन्न नदियाँ अपने सहायक नदियों के साथ एक प्रतिचित्र या पैटर्न का निर्माण करती हैं, जिसे हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। आइए विस्तार से देखते हैं एक एक करके। पहला है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, जिसे डेंड्रिटिक पैटर्न भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके बारे में जानते हैं। इसका जो आकार होता है पेड़ की शाखाओं जैसा लगता है, नाम से ही पता चलता है वृक्षाकार के। और इसकी स्थलाकृति समरूपता हो, और यह स्थान पर्वतीय क्षेत्र में इस आकार प्रतिरूप का निर्माण पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ ढाल प्रवणता मंद होती है, वहाँ इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को देखने को मिलता है। जैसे हिमालयी क्षेत्र में एवं उत्तरी मैदान में, या फिर नदियों के उद्गम के पास भी ऐसे ही प्रतिरूप को देखने को मिलता है। अब आयताकार प्रतिरूप और गुम्फित प्रतिरूप को देखेंगे। आयताकार प्रतिरूप में, रेक्टेंगुलर पैटर्न में, सहायक नदियों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है और यह चट्टानी संधियों को दर्शाती है। और गुम्फित प्रतिरूप में यह नदी अपने मुहाने पर अवसादों के मार्ग अवरुद्ध से कई शाखाओं में बंटकर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम गुम्फित प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे चौथा प्रतिरूप, हेरिंग अस्थि प्रतिरूप, जिसे हेरिंग बोन पैटर्न भी बोलते हैं। इसकी संरचना रीवी या मछली की हड्डी की तरह होता है। जैसे ये मुख्य मछली की हड्डी हो गई और उसके कई प्रकार की हड्डियाँ, जैसे ये सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं और ये मुख्य नदी अपने प्रवाह कर रही है। और किसी घाटी में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियों में समानांतर तथा तीव्र गति से आकर सहायक नदियों में मिलती हैं। जैसे दोनों तरफ पठारी क्षेत्र से या पहाड़ी क्षेत्र से कई सहायक नदियां आकर नीचे रिफ्ट घाटी में जो नदियां बहती हैं उसमें आकर तेजी से मिलती हैं, और इसकी ढाल जो होती है, ढाल तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे झेलम नदी का ऊपरी भाग, जैसे झेलम नदी में कई नदियां आकर मिलती हैं जो मुख्य नदी के अपेक्षाकृत ऊंचाई से आकर मिलती हैं, और इनकी ढाल तीव्र होती है। हेरिंग अस्थि प्रतिरूप में ये दोनों तरफ पहाड़ी क्षेत्र हो गई, अपेक्षाकृत ऊंचा स्थान दोनों तरफ, और इस पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली नदियाँ अपने घाटी में बहने वाली नदियों के साथ तीव्र गति से मिलती हैं। उसे ही हम हेरिंग अस्थि प्रतिरूप या हेरिंग बोन पैटर्न के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे समानांतर प्रतिरूप, पैरेलल पैटर्न के बारे में। ये ऐसा पैटर्न है जो समुद्री तट के सहारे अपेक्षाकृत ऊंचे पर्वत, जैसे ये समुद्री तट हो गया और इसके अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर्वतों से इन नदियों का निर्माण होता है और इनका तीव्र ढाल होता है, और ये आकर सागर में मिलती हैं। उसे हम समानांतर प्रतिरूप, उस प्रतिरूप को समानांतर प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। और इसकी ढाल तीव्र होती है और निकास सीधे सागर में हो जाता है। जैसे पश्चिमी घाट की
पश्चिमी घाट की नदियाँ जो सीधे अरब सागर में मिलती हैं वो इस प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। अब बात करेंगे केंद्रीय प्रवाह के बारे में। ये केंद्रीय प्रवाह वही हो गया कि एक स्थान से कई नदियाँ निकल रही है या फिर किसी एक स्थान पर कई सारी नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय प्रवाह के अंतर्गत एक अपकेंद्रीय या रेडिकल पैटर्न आता है और दूसरा सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रीय पैटर्न आता है। और ये अपकेंद्रीय रेडिकल पैटर्न में एक बिंदु से कई सारी नदियाँ कई दिशाओं में निकलती हैं, उसे हम अरीय अपकेंद्रीय रेडिकल या पैटर्न कहते हैं। और जैसे उदाहरण में अगर देखते हैं तो अमरकंटक पहाड़ी से क्षेत्र से नर्मदा, सोन आदि कई नदियाँ एक दूसरे रास्ते में कई दिशाओं में निकलती हैं, उसे हम अपकेंद्रीय रेडिकल पैटर्न कहते हैं। और अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल पैटर्न में कई सारी नदियाँ एक जगह निम्न स्थान में आकर मिलती हैं, उसे हम सेंट्रीपिटल प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। जैसे लोकटक झील, मेघालय मणिपुर में स्थित लोकटक झील एक निम्न स्थान है जिसमें कई सारी नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से आकर मिलती हैं। आइए एक बार देखते हैं अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप। अपवाह तंत्र में पूर्ववर्ती जिसका उत्थान से पहले की नदियाँ हैं और अनुवर्ती में ढाल का अनुसरण करती हैं। परवर्ती हमेशा समकोण पर आकर मिलती हैं, सहायक नदियाँ होती हैं। और वृक्षाकार में उद्गम या जहाँ ढाल मंद होती है वहाँ इसका ऐसी प्रतिरूप का निर्माण होता है। आयताकार प्रतिरूप में इसमें सहायक नदियों के बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो लगभग आयताकार के समान दिखती है। और गुम्फित रेडिकल ब्रिज प्रतिरूप में यह डेल्टाई क्षेत्रों में ऐसे प्रतिरूप को देखने को मिलता है जहां अवसाद जमाव के कारण नदियां कई धाराओं में बंटकर सागर में मिलती हैं। और अरीय प्रवाह में अरीय प्रतिरूप में एक उच्च बिंदु से कई सारी नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं, वो अरीय प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। धन्यवाद।